सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैच्योरिटी। तो आइए बात करते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ना वो मैच्योरिटी मॉडल क्या है। इस हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, फिर हम मैच्योरिटी मॉडल्स इन आईटी इनको डिस्कस करेंगे, और फिर हम फाइनली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो मैच्योरिटी मॉडल है उसको जो है ना वो ज़ेर बहस लाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि टर्म प्रोसेस जो है ना वो डिस्क्राइब करती है कि by means of which the system components are integrated or interact with each other to produce a desired or basically the end result। इसमें अगर हम देखें तो क्योंकि किसी भी सिस्टम के अंदर जो ना मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और डिफरेंट उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो रोल होता है। तो वो आपस में इंटरेक्शन किस तरह से करते हैं, वो बेसिकली एक प्रोसेसेस डिफरेंट प्रोसेसेस या टास्क के ज़रिए एक्शंस के ज़रिए से किया जाता है। तो जो आईटी सिस्टम में भी चूँकि मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं, तो उनके लिए भी जो डिफरेंट टास्क्स हैं उनको प्रोसेसेस के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है, या उनको डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस होते हैं जो आपस में इंटरेक्शन को या इंटीग्रेशन को अलाउ करते हैं। तो प्रोसेस की मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी के हवाले से अगर हम देखें तो इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ वेल डिफाइंड एंड कंट्रोल्ड प्रोसेसेस आर, यानी कि जो सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो कितने वेल डिफाइंड हैं, वो कितने उनके अंदर क्लैरिटी है, और क्या वो कुछ सिस्टम को बाकी कंट्रोल भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जो मैच्योरिटी होती है वो ये एक मेजर होती है कि जो प्रोसेसेस हैं वो कितने वेल डिफाइंड है, कितने वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, और क्या यूजर्स उनको अंडरस्टैंड भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं कि नहीं, और क्या पॉसिबल है कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट सिस्टम के अंदर लानी हो तो क्या वो अलो करते हैं। इस तरह प्रोसेसेस के अंदर अगर कोई इम्प्रूवमेंट लानी है तो क्या वो अलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आईटी के अंदर बहुत से मैच्योरिटी मॉडल जो ना वो जो ना एग्जिस्ट करते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने तकरीबन हर वेंडर ने, जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी यूजुअली IBM, IT, सिस्को, उन्होंने भी कुछ मैच्योरिटी मॉडल्स जो ना वो अपने अपने प्रपोज किए हुए हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो आईटी में जो फेमस मैच्योरिटी मॉडल्स हैं वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में CMMI यूज़ होता है, और आईटेल का मैच्योरिटी मॉडल भी है, एजाइल मैच्योरिटी मॉडल भी है, डेवऑप्स का भी है, और MDM का भी है। असल में जो CMMI, आईटेल और एजाइल और डेवऑप्स ये बेसिकली कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेसेस हैं। डेवऑप्स में ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट भी है और इसके अलावा दूसरे प्रोसेसेस भी इसके अंदर शामिल हैं। MDM जो है ना दैट इज डेटा स्पेसिफिक मैच्योरिटी मॉडल, और आईटेल जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस और IT प्रोसेसेस को, IT ऑपरेशंस को, दोनों को फोकस करती है। तो बुनियादी तौर पे जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैच्योरिटी मॉडल है वो SAMM से जो है ना वो यूजुअली रेफर किया जाता है, और ये तकरीबन काफ़ी हद तक जो ना वो सिमिलर है आईटेल के मैच्योरिटी मॉडल से। तो अगर हम देखें तो इस मॉडल में 5 जो ना वो लेवल्स होते हैं। पहले लेवल जो ना एक इनिशियल लेवल है जिसमें एडहॉक प्रोसेसेस होते हैं, और जो सेकंड लेवल है इसमें डिसिप्लिन्ड अप्रोच होती है और रिपीटेबल इसको कहते हैं, ये लेवल 2 में है। और जो लेवल 3 में है जो ना वो स्टैंडर्ड और कंसिस्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, और ये डिफाइंड प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि मतलब जो टास्क और एक्शंस हैं वो डिफाइंड होते हैं। इसी तरह से लेवल 4 में जो ना वो मैनेज्ड प्रोसेस होते हैं, और लेवल 5 में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के ऑप्शंस उसमें होते हैं। तो अगर हम इसकी एनालॉजी देखें फायर फाइटिंग में तो ये इस तरह से बनती है कि जो एडहॉक प्रोसेस होते हैं वो लूजिंग होते हैं, और डिसिप्लिन्ड अप्रोच होती है वो लेसन्स होती है, और रिफाइंड में जो है वो फायर अप्रिसिएशन होती है, जबकि मैनेज्ड जो है वो फायर डिटेक्शन होती है, यानी कि हम डिटेक्ट करते हैं इससे पहले कि कुछ हो जाए। और फाइनली जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है इसका मतलब है वी शुड प्रिवेंट द फायर रादर दैन डिस्टिंग्विशिंग द फायर, यानी कि उसमें ये है कि अगर तो फायर लग गई है, अगर तो फायर जो ना आग लग गई है तो फिर तो उसको जो ना बुझाना लाजमी है, उनको डिटेक्ट भी करना है, लेकिन वाई नॉट टू प्रिवेंट देम। तो अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई इश्यूज आ जाते हैं तो उनको प्रिवेंट करना दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लेवल 5 जो ना लेवल हिंदी SAMM। तो अगर हम इस तरह से देखें जो लेवल 1 के ऊपर जो की एरियाज़ हैं
वो इस तरह से कि यूज़र इज़ गिवन अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, दे मस्ट बी एबल टू कोऑर्डिनेट विद अदर पीपल आल्सो, दे मस्ट बी एबल टू असाइन द वर्क टू अदर पीपल आल्सो। इसी तरह से अगर हम लेवल 2 में देखें तो रिक्वायरमेंट्स एंड मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है और प्रोजेक्ट ट्रैकिंग है, सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस है और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। लेवल 3 में हमारे की फोकस एरियाज़ जो ना वो हैं, प्रोसेस फोकस है, प्रोसेस डेफिनेशन है, ट्रेनिंग है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है, सिस्टम एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग है और इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन है। बुनियादी तौर पर यहाँ पे जो लेवल 3 में जो ना हमारा फोकस ज़्यादा प्रोसेस डेफिनेशन के ऊपर है कि जो काम है, जो प्रोसेसेस हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। उनका प्रोसेस कि उनका पर्पस क्या है, कौन सा टास्क क्या है, माइलस्टोन्स क्या है, उनको करना कैसे है, उसके लिए ट्रेनिंग्स कौन सी ज़रूरत है और दूसरों के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। तो ये बुनियादी तौर पे हमारे लेवल 3 के ऊपर डिफाइंड लेवल के ऊपर जो ना वो आ जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो लेवल 4 के ऊपर जो ना वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट होती है। इनको जो जो टास्क होते हैं, जो सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनको उनके काम को जो ना वो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली एवेल्यूएट किया जाता है और फिर उनको प्रोसेसेस को इस तरह से चेंज भी किया जाता है कि उनको हम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से उनका स्टेटस क्या है। और लास्टली जो है ना वो है लेवल 5 में ये है कि इसमें डिफेक्ट प्रिवेंशन होती है कि अगर सिस्टम्स के अंदर कोई इशू आ रहा है तो उसको हम डिटेक्ट भी कर सकें, उसको प्रिवेंट भी कर सकें और टेक्नोलॉजी में जो कुछ चेंजेस लानी है या प्रोसेस में कुछ चेंज लानी है तो वो भी एक इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। तो ये था अपने तौर पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का मैच्योरिटी लेवल। थैंक यू वेरी मच। जी, सैम जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैच्योरिटी मॉडल है उसमें आमतौर पे कॉमन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो ना वो किस तरह से जो ना वो किया जाता है। आज हमारा टॉपिक आज हम इस टॉपिक में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बुनियादी तौर पे हमने देखा था कि सैम में 5 लेवल्स होते हैं: इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड और ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेसेस। तो इनिशियल लेवल में इन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर काम किस तरह से होते हैं, ये प्रोसेस किस तरह के होते हैं। सो लेट्स रिव्यू एट ईच लेवल। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो लेवल 1 में है यूजुअली इसमें जो न्यू यूजर्स का एक अगर हम टास्क कंसिडर करें तो वर्बल रिक्वेस्ट आर एड्रेस्ड एज टाइम परमिट्स आर एस्केलेटेड विद टाइम मैनेजमेंट। यानी कि अगर न्यू यूज़र को ऐड करना है या उसको रिमूव करना है या उसको कुछ चेंजेस करनी है तो उसमें आमतौर पे वर्बली कह दिया जाता है। तो जो ना वो आईटी वर्क का जो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो उसको जो ना वो जैसे उसको टाइम मिलता है तो वो उसको कर देता है। या फिर मैनेजमेंट की तरफ से कोई कह सकता है कि अच्छा जी आप इसको इस नए यूज़र को ऐड कर दें सिस्टम के अंदर। और इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के लिए भी प्रोसेस इसी तरह से होता है। जब कभी जो ना वो कोई कहे किसी अगर स्टाफ ने कहा है या ये मैनेजमेंट की तरफ से कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या उसको अपग्रेड करना है, कोई बेसिकली उसके मोटिवेशंस या उसके ऑब्जेक्टिव्स दो के होते तो हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं होते या उनका पता नहीं होता और कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए इस चीज़ का भी पता नहीं है। इसी तरह से हार्डवेयर इंस्टॉल में भी सेम प्रोसेस जो ना वो इसी तरह की जो ना वो चीज़ की जाती हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नया हार्डवेयर इंस्टॉल करना है तो वो कौन सा होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। इस तरह का आमतौर पे सारी की सारी चीज़ें जो ना वर्बल या नॉन डॉक्यूमेंटेड तरीके से मैनेज की जाती हैं। अब ये जो ना वो स्टाफ लेवल से भी हो सकता है और मैनेजमेंट लेवल से भी इसके ट्रिगर्स आ सकते हैं। इसी तरह से जो प्रॉब्लम रिपोर्टिंग का है इसमें भी ये होता है कि जो अगर किसी यूज़र को कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो वो या तो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर को या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल कर लेता है या फिर उनको फ़ोन कर लेता है। तो उस तरह से वो जैसे ही उनको टाइम मिलता है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड नहीं होता या पॉलिसी डिफाइंड नहीं की होती है इनिशियल लेवल के ऊपर ना। तो अगर डिस्क कैपेसिटी को यूजेज के भी देखें तो डिस्क स्पेस इज़ इन शॉर्ट सप्लाई, यानी कि नो इन्फॉर्मेशन ऑन यूजेज रेट्स इज़ अवेलेबल। कोई इस तरह का यानी कि डिस्क कैपेसिटी मैनेजमेंट का अगर ऑर्गेनाइजेशन की
जो ना नेटवर्क स्टोरेज है, तो वो पर्टिकुलर प्रोसेसेस नहीं होते, पर्टिकुलर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं उसका होता है। लोग जैसे चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी डिपार्टमेंट को ज़्यादा चाहिए स्टोरेज, तो वो जो ना वो अपना ज़्यादा बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप्स या रिक्वेस्ट करने के पे जो ना वो ज़्यादा उसमें डिस्क की कैपेसिटी जो ना वो ले सकते हैं। बैकअप्स आर यूजुअली डन एक्सेप्टिंग अकॉर्डिंग टू वीकली स्केड्यूल, यानी कि ये जो इनिशियल प्रोसेस होता है, इसमें अगर हम देखें तो जो कॉमन वर्ड्स होते हैं इसके अंदर वो ये हैं कि न्यू यूज़र का इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, हार्डवेयर इंस्टॉल, प्रॉब्लम रिपोर्टिंग, सिक्योरिटी, डिस्क कैपेसिटी और बैकअप्स वगैरह। तो ये आमतौर पे सारे के सारे एड हॉक बेसिस हमने बात की थी कि ये क्योंकि एड हॉक प्रोसेसेस होते हैं, एड हॉक टास्क होते हैं, एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ जो ना एड हॉक बेसिस के ऊपर की जाती हैं। इसी तरह से अगर हम लेवल 2 में देखें तो लेवल 2 में जो चीज़ें आ जाती हैं वो इस तरह से हैं कि जो न्यू यूज़र का देयर इज़ अ प्रोसीजर। अगर कोई नया न्यू यूज़र इंस्टॉल करना या क्रिएट करना है सिस्टम के अंदर, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर टू रिक्वेस्ट एंड क्रिएट एन अकाउंट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड। साइकिल टाइम फॉर रिक्वेस्ट इज़ मॉनिटर्ड, यानी कि अगर एक रिक्वेस्ट जो ना वो न्यू यूज़र के लिए इनिशिएट की गई है, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रिएट द न्यू यूज़र इनटू दिस सिस्टम। इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं और उनको अंडरस्टैंड भी किया जाता है कि सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन किस तरह से होनी चाहिए, उसके लिए जो ना वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, ये सारा का सारा डिफाइंड होता है। टाइम स्पेंड एट इंस्टॉलिंग एंड कन्फिगरिंग द सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो इंस्टॉल्ड। सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर हार्डवेयर इंस्टॉल। हार्डवेयर में जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंस्टॉलेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है। फिर उसके ऊपर कितना टाइम लगा, कितने एसेट्स लगे, कितनी कॉस्ट आई, ये सारे का सारा उसके अंदर मॉनिटर किया जाता है। प्रॉब्लम रिपोर्ट में प्रोसेस टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, प्रोसेस टू रिपोर्ट प्रॉब्लम्स जो ना सॉरी ये हमारा प्रोसेस टू रिपोर्ट प्रॉब्लम्स जो ना वो काफ़ी हद तक डिफाइंड होता है, यानी कि लोगों को पता होता है और उनका टाइम कितना भी अगर एक स्टाफ जो है ना, एक पर्टिकुलर पर्सन जो ना प्रॉब्लम को रिपोर्ट करता है तो कितना टाइम लगता है, ये भी बुनियादी तौर पे मॉनिटर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया तो वो पता नहीं अब कल करूँगा या परसों करूँगा, इस तरह से नहीं होता, बल्कि उसको मॉनिटर भी किया जाता है। तो सिक्योरिटी के लिए जो ना सिक्योरिटी मेजर्स को भी क्लियरली जो ना वो डिफ़ाइन किया जाता है और अगर कोई वायलेशंस हो तो उसको भी मॉनिटर किया जाता है। इसी तरह से डिस्क कैपेसिटी जो है ना, एक्सेप्टेबल डिस्क कैपेसिटी लेवल्स आर एस्टैब्लिश्ड, यानी कि ऐसा होता है कि जिन डिपार्टमेंट्स की शेयर्ड डिस्क की या नेट ऑर्गेनाइजेशनल स्टोरेज की ज़रूरत होती है, तो वो आपस में डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमें जो ना वो कितनी जो ना स्टोरेज चाहिए और कितनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी अवेलेबल है, तो इसको बेसिकली कोऑर्डिनेट कर लिया जाता है। सब लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। इसी तरह जो बैकअप्स होते हैं, फेलियर कंडीशंस ऑफ बैकअप आर अंडरस्टूड और फेलियर रेट्स जो ना वो भी जो ना एफर्ट टू रिजॉल्व दी प्रॉब्लम्स आर ट्रैक्ड, यानी कि बुनियादी तौर पे इसमें जो कंडीशंस होती हैं उसमें फेलियर की बैकअप की फेलियर में वो भी अंडरस्टैंड की जाती हैं और इंश्योर किया जाता है कि बैकअप्स जो ना वो फेल ना हो और प्रॉपर्ली अवेलेबल हो। इसी तरह से अगर हम देखें कि डिफाइंड प्रोसेस में न्यू यूज़र जो ना वो हेड काउंट एक्सपेंशन इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू सिग्नल न्यू अकाउंट रिक्वेस्ट्स, ठीक है। यानी कि इसमें बताता है कि जो जितने लोग हैं उसमें बुनियादी तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशनल हेड होता है वो बुनियादी तौर पे रिक्वेस्ट को इनिशिएट करता है या उसको उसके लिए जो ना नए अकाउंट क्रिएशन के लिए कहता है और इसका एक रिवीजन प्रोसेस भी होता है। और इसमें ये भी होता है कि आपको बुनियादी तौर पे देखिए आपके पास कितने लोग हैं आपके इस डिपार्टमेंट में, तो वो जो लोग हैं उसी के हवाले से फिर उसको कंसिडर किया जाता है कि कितने लोग होने चाहिए और कितने आपने अप्रूव्ड हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो इंस्टॉलेशंस आर प्लान्ड विद सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस, रीजंस फॉर इंस्टॉल अपग्रेड आर रिकॉर्डेड, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो ना वो इंस्टॉलेशन जो ना वो दो के उसकी गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए और
क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्यों रिकॉर्ड कर, क्यों डिलीट कर रहे हैं, ये इसके भी कोई प्रॉपर रीजनिंग और फैक्टर्स होने चाहिए। इसी तरह हार्डवेयर इंस्टॉल में भी है कि रीजंस शुड बी देयर, कोऑर्डिनेशन शुड बी देयर, अपग्रेडेशन जो भी है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल में या अपग्रेड में। प्रॉब्लम्स आर मैप टू रूट काजेज, यानी कि आप देखेंगे कि पहली दफ़ा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो हम उसको सॉल्व भी करते हैं, बट वी सी वाई द प्रॉब्लम अकर्ड, क्यों प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो ये ग्रुप रिव्यूज सॉल्यूशंस टू रेजोल्यूशन सजेस्टेड टू एड्रेस रूट काजेज से। इसी तरह सिक्योरिटी में ये है कि मे बी रूट काजेज जो है ना वो डिटरमाइन की जाती हैं कि अगर पॉसिबली जो डिफरेंट किस्म की वल्नरेबिलिटीज़ अगर एग्जिस्ट करती हैं तो वो कौन सी हैं, तो उसको भी जो है ना वो देखा जाता है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी की पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ हैं या इश्यूज़ हैं उनको बकायदा तौर पे डिस्कस भी किया जाता है, टेस्ट भी किया जाता है। इसी तरह से जो डिस्क कैपेसिटी होती है, डिस्क कैपेसिटी प्लानिंग इज एड्रेस्ड इन प्रोजेक्ट प्लान्स written by supported organizations and reviewed by the network and system group। तो बैकअप जो होता है, ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड फॉर नेटवर्क एंड सिस्टम ग्रुप्स टू एनहांस बैकअप प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स। तो यानी कि आप देखें कि इसमें जो डिफाइंड लेवल में जो बैकअप्स के लिए ना वो स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग्स हैं, जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं वो अवेलेबल होती हैं, वो स्टाफ को ट्रेन भी किया जाता है उनका गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए। बुनियादी तौर पर ये कि जो बैकअप्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। जो ऑपरेशनल डाटा होता है, फॉर एग्जांपल उसमें HRMS की या अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, या लोगों का रूटीन के वर्क्स हो सकते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिस्टम फेलियर हो जाती है या कोई सिस्टम फेल हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो उस सूरत में हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो बैकअप जो ना वो बैकअप होता है कि जो हमारा डाटा है, जो पिछला काम है वो ज़ाया ना हो जाए। मैनेज में अगर हम देखें तो इसमें भी जो ना साइकिल टाइम नंबर्स आर यूज टू एडजस्ट स्टार्टिंग टू मीट डिमांड एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल में प्रोडक्टिविटी मेजर्स एंड गोल्स फॉर इंस्टॉलेशन आर क्रिएटेड, यानी कि अगर कोई इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी के क्या मेजर्स हैं, ठीक है, वो क्या यूज़ होता भी है कि नहीं यूज़ होता है, या ऑर्गेनाइजेशन को उसका फ़ायदा होता भी है कि नहीं होता है। इसी तरह से हार्डवेयर इंस्टॉल में भी सिमिलर किस्म के जो ना वो मेजर्स जो ना वो लिए जाते हैं, और इंस्टॉलेशन जो ना वो टेस्ट भी की जाती हैं और उसके डिमॉन्स्ट्रेशंस भी होते हैं। इसी तरह से प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम रिपोर्ट है और जो न्यू यूज़र्स का था वो हमने देखा कि साइकिल टाइम एंड रेजोल्यूशन क्वालिटी इन्फॉर्मेशन इज यूज टू यूज ऑन रेगुलर बेसिस टू एक्सेस इफेक्टिवनेस ऑफ प्रॉब्लम रिपोर्टिंग एंड रेजोल्यूशन रिजॉल्विंग द सिस्टम। इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी के हवाले से इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रुप रिव्यूज स्टडीड, और इसी तरह से जो डिस्क कैपेसिटी है उसमें डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्स जो ना वो यूज़ किए जाते हैं। और बैकअप जो ना वो इज़ यूजली सर्टिफाइड विद हाई अवेलेबिलिटी, यानी कि जो अब देखिए सर्टिफिकेशन आ गई, यानी कि बैकअप सिस्टम इज सर्टिफाइड विद हाई रिलायबिलिटी रेटिंग, क्योंकि बैकअप का ताल्लुक जो ना वो रिलायबिलिटी से और अवेलेबिलिटी से भी हो सकता है। अब इस तरह जो लेवल 5 है उसमें अगर हम देखें तो लेवल 5 में अकाउंट्स आर इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि अकाउंट्स की जो रिक्वेस्ट होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली आती हैं, ईमेल के ज़रिए से आती हैं, या यूजली एक फॉर्म फिल किया जाता है और वो इस तरह से उनके पास आ जाती हैं और उनको ऑटोमेट भी किया जाता है। अब लेस से कि जो एक अप्रूवल प्रोसेस को फॉलो करते हुए बजाय कि हम मैनुअली जो ना एक नया यूज़र क्रिएट करें, तो एक रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है जहाँ से अप्रूव होती है तो उसको ऑटोमेट भी किया जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल में प्रॉब्लम विद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स आर डॉक्यूमेंटेड एंड अवॉइडेबल विद न्यू प्रोसीजर्स, और हार्डवेयर इंस्टॉल में न्यू हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज आर एवेल्यूएटेड एंड इंटीग्रेटेड। और इसी तरह प्रॉब्लम रिपोर्टिंग में भी जो न्यू प्रॉब्लम रिपोर्टिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड टू मीट बेटर यूज़र रिक्वायरमेंट्स फॉर ईज ऑफ यूज़। इसी तरह से जो सिक्योरिटी है इंटरनल कॉन्टेस्ट टू एस्टैब्लिश बेटर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश। डिस्क कैपेसिटी में अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन कंबाइंड विद मैट्रिक्स ऑफ यूटिलाइजेशन आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट नीड्स। इसी तरह जो बैकअप्स हैं, बैकअप प्रोसेस इज ऑलवेज रिविजिटेड विद इनपुट फ्रॉम सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस और यूजर्स प्रोडक्शन स्केड्यूल्स। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो लेवल 5 में जो हमारे जो हमने देखा कि सारे लेवल्स के अंदर लेवल 1 2 3 4 5 में जो एंड रिजल्ट ये आता है कि एक कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट जो ना वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उसके प्रोसेसेस के अंदर जो ना वो होनी चाहिए। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनको जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, उनको जो ना वो उनका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि
जो ना वो एड हॉक बेसिस के ऊपर जो ना वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस इंस्टॉल हो रहे हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, कोई भी रिमूव किया जा रहा है। डिफरेंट किस्म के बैंड हार्डवेयर हैं, वेंडर्स हैं, नेटवर्क पे भी डिफरेंट जो ना वो डिफरेंट किस्म के चॉइस बेस्ड जो ना वो सिस्टम इंस्टॉल हैं। तो ये आमतौर पे उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। फिर फाइनली हम ये देखते हैं कि सिस्टम प्रोसेस के अंदर जो वैल्यूएशन के जो ना डिफरेंट रेटिंग्स होती हैं उसमें कौन सी होती हैं। ये हमारे पास जो ना वो तकरीबन 6 रेटिंग्स होती हैं, जिसमें पुअर, वीक, फेयर, मार्जिनल, क्वालिफाइड और आउटस्टैंडिंग होती है। पुअर में ये होती है कि नो एबिलिटी, नो इंटरेस्ट, इनफेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं आमतौर के ऊपर ना। यानी कि ऐसा देखा गया कि जो ना वो जो प्रोसेसेस हैं या जो पर्टिकुलर टास्क हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक तो एबिलिटी भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं एग्जिस्ट नहीं करता और रिजल्ट्स भी इनफेक्टिव हैं, तो इस सूरत में पुअर होगा। वीक की सूरत में क्या पार्शियल जो ना वो एबिलिटी होती है, फ्रेगमेंटेड यूजेज होता है आमतौर पे जो ना वो, और इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। फेयर की सूरत में इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो ना वो अनडिफाइंड होता है और यूज़र इन मेजर एरियाज आर कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स। इसी तरह से मार्जिनल में देखें तो इम्प्लीमेंटेशन आर अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, यूजेज इन मोस्ट एरियाज। ठीक है, उसमें ये है कि काफ़ी हद तक जो ना वो यूजेज इन मोस्ट एरियाज होता है, पॉजिटिव मेजरेबल रिजल्ट्स आर देयर। Qualified practices integral part of the process, consistent use across organizations and positive long term results। यानी कि अगर इस तरह की characteristics हों किसी प्रोसेस के अंदर तो उसमें फिर हम जो ना उसको क्वालिफाइड प्रोसेस कह सकते हैं। आउटस्टैंडिंग में एक्सीलेंस इन प्रैक्टिस, वेल ऑर्गेनाइज्ड, कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म यूज़ एंड कंसिस्टेंट वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स होते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये मुख्तलिफ किस्म के स्कोर्स होते हैं। पुअर के लिए 0, वीक के लिए 2, फेयर के लिए 4, मार्जिनल के लिए 6 और क्वालिफाइड के लिए 8 और आउटस्टैंडिंग के लिए 10 होता है। ये रैंकिंग जो ना वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों पे यूज़ होता है, जो होती हैं। बेसिकली जो प्रोसेस मैच्योरिटी मॉडल्स होते हैं उसमें पर्पस ये होता है कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो एड हॉक बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डिफाइंड होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उसकी कॉस्ट कंट्रोल्ड होनी चाहिए और इसके अलावा उसको इफेक्टिव होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बिल्डिंग रिलायबल आईटी सिस्टम्स। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हम जो आईटी सिस्टम्स हैं उनको रिलायबल कैसे बना सकते हैं और इस हवाले से कि रिलायबिलिटी क्या है और हम इसको किस तरह से मेजर करते हैं। फिर इसके अलावा हम मुख्तलिफ आईटी सिस्टम्स की रिलायबिलिटी के मतलब भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रिलायबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली अगर हम नोट करें तो जो सिस्टम्स होते हैं, कोई भी सिस्टम है जो कि चाहे वो आईटी सिस्टम हो या कोई और सिस्टम हो, वो एक्चुअली किसी वक्त भी फेल हो सकता है, बंद हो सकता है, यानी कि पावर शट डाउन हो सकता है या फिर इसकी और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। स्पेशली आईटी सिस्टम के हवाले से अगर हम देखें तो कोई हार्डवेयर फेल हो सकता है, सॉफ्टवेयर बग आ सकता है या कोई सिक्योरिटी ब्रीच आ सकती है या यानी कि सिस्टम को हैक कर लिया जा सकता है या फिर कोई नेटवर्क फेलियर आ सकती है। तो इस लिहाज से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कोई ऐसा सिस्टम बना सकें कि जो बिल्कुल फेल जो ना वो ना हो, बल्कि फेलियर की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और इट इज़ लाइकली दे में फेल। तो इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो बेसिकली डिफ़ाइन करती है कि हम किसी सिस्टम के ऊपर कितना डिपेंड कर सकते हैं, यानी कि उसकी रिलायबिलिटी जो ना वो कितनी जो ना वो है ड्यूरिंग दी लाइफ साइकिल। यानी कि जो इसकी लाइफ साइकिल है या हम जिस ड्यूरेशन में किसी सिस्टम को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर हम कितना डिपेंड कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। That is measured by the reliability. So in that way, this is an important term that quantifies dependability of a system during its life cycle is the reliability. Building reliable systems.
तो आइए देखते हैं कि हम आईटी सिस्टम्स को रिलायबल कैसे बना सकते हैं और रिलायबिलिटी से क्या मुराद है, और इसके हवाले से डिफरेंट जो रिलेटेड डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि बुनियादी तौर पर सिस्टम्स कभी ऐसे नहीं होते कि वो फेल ना हो। सिस्टम हमेशा फेल हो जाते हैं, किसी वक्त फेल हो सकते हैं। एक तो ये है कि उनमें कोई एरर आ सकता है, और दूसरी बात ये है कि कोई सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकती है, कोई प्रोसेस फेलियर हो सकती है, नेटवर्क फेलियर हो सकती है, इंटरनल रीज़न भी हो सकती है, एक्सटर्नल रीज़न भी हो सकती है। तो यूजुअली सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम या किसी वक्त फेलियर कोई आ सकती है, फिर उसको उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना ज़रूरी होता है ताकि सिस्टम को दोबारा से नॉर्मल हालत में या फंक्शनल हालत में लाया जा सके। एन इम्पोर्टेंट टर्म दैट क्वान्टिफाइज डिपेंडेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इज रिलायबिलिटी। सो कहने का मतलब है कि रिलायबिलिटी इज़ बेसिकली ए मेजर जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई सिस्टम जो है वो कितना डिपेंडेबल है, हम उसके ऊपर कितना डिपेंड कर सकते हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें कि ये जो रिलायबिलिटी है, इसको हम आमतौर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी कहते हैं, यानी कि कोई फंक्शन है वो कितना सक्सेसफुल है, तो रिलायबिलिटी इज़ मेजर ऑफ दैट सक्सेस। या इसके अलावा देखें कि हम रिलायबिलिटी क्यों बेसिकली इसके ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि जैसे हमने पहले भी बात की कि उसको क्वांटिफाई किया जाए कि कोई सिस्टम या प्रोडक्ट या सर्विस कितनी रिलायबल है, हमें उसको हम क्वांटिफाई करें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 1 2 3 4, या फिर क्वालिटी दूसरी जो डिग्रीज हैं जैसे गुड बैड समथिंग लाइक दैट। पर आमतौर पे इसके मेजर के क्या हम उसको कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पुअर रिलायबिलिटी, यानी कि अगर रिलायबिलिटी पुअर है तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। फिर एक डिप्लॉय एक्शंस टू इम्प्रूव दी रिलायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि हमने रिलायबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं हो सकते हैं, जैसे कि आईटी सिस्टम में अगर हम देखें तो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो ना वो आईटी सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। हमें जिसके रूटीन के ऑपरेशन होते हैं, जो रूटीन के बिजनेस टास्क होते हैं, वो आईटी सिस्टम्स के ऊपर डेवलप कर रहे उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन हो, या इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो, या इन द फॉर्म ऑफ जो ना वो कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट वगैरह हो। तो अगर सिस्टम्स जो ना वो अनरिलायबल हों तो क्या होता है, तो एक्चुअली क्या होगा, बिजनेस नहीं होगा, आउटेजेस ज़्यादा होंगी, काम रुका रहेगा, डिले हो जाएगा, और इस तरह से जो टोटल कॉस्ट है वो बिज़नेस ऑपरेट करने की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर हम रिलायबिलिटी को डिफ़ाइन करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिस्टम विल परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अंडर डिफाइंड कंडीशंस। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड डिफाइंड कंडीशंस। पहली बात तो ये है कि कोई भी सिस्टम अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं हो सकता है। आई मीन वी एक चीज़ जो इसको हमें जो डिफ़ाइन करना पड़ता है कि ये सिस्टम की लाइफ क्या है, और उस लाइफ के दौरान वो सिस्टम मस्ट बी परफॉर्मिंग दी इंटेंडेड ऑपरेशंस। अगर वो इंटेंडेड ऑपरेशंस या फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता तो सिस्टम इज़ फेल्ड, या फिर इसको डिग्रेड भी हो सकता है। फिर दूसरी बात है कि डिफाइंड कंडीशंस होनी चाहिए। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो अनडिफाइंड कंडीशंस के अंदर या अननोन कंडीशंस के अंदर भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो इस हवाले से हर सिस्टम जो ना वो रिक्वायर करता है कि एक डिफाइंड एनवायरनमेंट हो, और उसकी लाइफ टाइम भी वो डिफाइंड होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखें तो जैसे हमें वारंटी की टर्म जो ना वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स मिलती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की या लैपटॉप्स की, कंप्यूटर्स की। इसकी 1 साल की वारंटी है, इसकी 3 साल की वारंटी है, कितने घंटे हैं, या कितनी दफ़ा आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अक्सर हमने ये चीज़ें जो ना वो देखी होंगी जो वारंटी की। तो ये बेसिकली रिलायबिलिटी सिस्टम किसी भी सिस्टम या प्रोडक्ट या सर्विस की शो कर रही होती है। तो अगर हम देखें कि रिलायबिलिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इस हवाले से हमारे पास जो ना वो दो मुख्तलिफ किस्म के जो ना वो पैरामीटर्स होते हैं। नंबर एक तो ये है कि किसी भी सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं या कितने सिस्टम्स हैं जो उसके पार्ट्स हैं जो कि वर्किंग है किसी एट ए गिवन टाइम।
I mean we have to see that reliability is calculated on the time basis. किसी भी सिस्टम की रिलायबिलिटी किसी एक ख़ास वक्त के लिए डिफाइंड होती है। तो अगर एक ख़ास वक्त में हम देखें कि कितने सिस्टम्स के कंपोनेंट्स जो है ना वो फंक्शनल हैं और और जो ना वो एट ए गिवन टाइम, और इसको हम एन डब्ल्यू से एन सबस्क्रिप्ट डब्ल्यू से शो करते हैं, और जो कि टी जो ना वो ज़ाहिर करता है कि टाइम क्या था, किस टाइम के ऊपर था, और टोटल सिस्टम जो ना वो कितने हैं। एन इज इक्वल इस जो कि टी ज़ीरो जो ना वो शो करता है कि इनिशियली जो ना वो कितने सिस्टम्स थे या वो कितने जो ना आवर्स थे, हम इसको उस सूरत में भी ले सकते हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें, अगर हम रिलायबिलिटी को आवर्स से शो करें एट ए गिवन टाइम टी, then this is just a ratio between the working units divided by the total units. ये total units जो ना वो systems भी हो सकते हैं, system के components भी हो सकते हैं, और hours की सूरत में भी हम इसको define कर सकते हैं। तो लाइव जो इसी हवाले से एक और जो चीज़ है वो है फेलियर प्रोबेबिलिटी। फेलियर प्रोबेबिलिटी जो बुनियादी तौर पे रिलायबिलिटी का इन्वर्स होता है। तो अगर हमारे पास जो ना वो रिलायबिलिटी आर टी है, अपना आर से उसको जो ना एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो फेलियर जो ना वो प्रोबेबिलिटी एट ए गिवन टाइम टी विल बी वन माइनस रिलायबिलिटी एट दैट टाइम। इसी तरह से अगर हम फेलियर रेट को डिफाइन करना चाहें तो बेसिकली फेलियर रेट जो है ना इज एक्सप्रेस बाय लैम्डा एट गिवन टाइम टी। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी गिवन टाइम के ऊपर जो वर्किंग यूनिट्स हैं, फंक्शनल यूनिट्स हैं एट द गिवन टाइम टी, और फिर एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर अगर हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस की हैं कि कितने उस वक्त डेल्टा टी के बाद कितने जो ना वो फंक्शनल यूनिट्स है, तो उसको हम माइनस कर दें और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ जो ना वो यूनिट्स थे एट द गिवन टाइम, और उसको फिर हम डेल्टा टाइम से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास फेलियर रेट उसका आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें एक और इसमें चीज़ ना वो यूज़ की जाती है वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन जो ना वो बुनियादी तौर पे जो ना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रिलायबिलिटी को के हवाले से एनालिसिस में जो ना वो यूज़ होती है। इसमें अगर हम देखें तो जो ना वो हमारे एक्स एक्सिस पे टाइम है, और जो हमारे वाई एक्सिस पे है वो एफ टी है। तो इसमें देखें कि टाइम में जो अर्ली लाइफ ऑफ अ सिस्टम होता है वो आमतौर पे उसमें जो रिलायबिलिटी है वो आहिस्ता से रिड्यूस होती है, स्लोली जो ना वो रिड्यूस होती है, फिर वो कांस्टेंट रहती है, और फिर जो ना वो उसमें वेयर आउट जो ना वो बहुत तेज़ी से जो ना वो बढ़ता है, जिसको हम डिके लाइफ कहते हैं। यानी कि एक कांस्टेंट रिलायबिलिटी के बाद जो ना वो डिके स्टार्ट हो जाता है। ये इसके लिए जो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे जो ना वो दिया गया है कि reliability of a system at a given time t is e to the power of minus t over alpha of the power beta, जिसमें alpha is called the scale factor which represents the characteristic life of the product. इसमें है कि ये जो alpha है which is the best which is the time at alpha is the time at which 63% of products or system have failed। यानी कि इसमें अगर हम देखें कि किसी सिस्टम के अंदर 63% जो ना वो फेलियर्स एग्जिस्ट करती हैं, तो हम उस सूरत में जो ना वो अल्फ़ा का स्केल फैक्टर जो ना वो डिटरमाइन करते हैं या उसको यूज़ करते हैं। बीटा इज कॉल्ड द शेप फैक्टर एंड रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट शेप्स फॉर द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें यह है कि इफ बीटा इज लेस देन 1 इट रिप्रेजेंट्स द अर्ली फेलियर्स, यानी कि कहने का मतलब है कि इससे अर्ली लाइफ उसकी जो ना वो आपने अभी सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो ऑफ कोर्स इसका जो यूजेबिलिटी रिलायबिलिटी है वो स्लोली जो ना रिड्यूस हो रही है। अगर जो ना वो बीटा जो ना वो 1 है, तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट फेलियर रेट है, यानी कि डिफाइंड चीज़ है
सिस्टम्स एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद जो ना वो जब जो ना वो फेल होते ही रहते हैं, वो उसकी फेलियर की फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट हो जाती है। जबकि अगर उसका बीटा जो ना वो एक से ज़्यादा है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि वो लास्ट उसका डिके पीरियड जो ना वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। आई मीन कि सिस्टम अब आहिस्ता आहिस्ता इस सिचुएशन में आ रहा है कि इट कैन नॉट बी यूज एनी मोर, यानी कि वो एट द एंड इवेंचुअली इट विल फेल। इसी हवाले से अगर हम देखें तो सिस्टम और सर्विसेज के मैट्रिक्स भी होते हैं जिनको हम जो ना वो यूजली यूज़ करते हैं रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है MTTF, MTTD, MTTR और MTBF। तो अगर हम इसमें देखें तो जो एक सिस्टम का जो ना फंक्शनल पीरियड होता है, अगर फिर एक फेलियर F1 जो ना कर होती है तो उसमें फिर उसको ट्रबल शूट किया जाता है और फिर उसको रिपेयर किया जाता है और जिसको फिक्सिंग का पीरियड होता है, और फाइनली सिस्टम दोबारा से फंक्शनल स्टेट में आ जाता है। और फंक्शनल स्टेट के बाद दोबारा से एक कोई फेलियर F2 एट ए गिवन टाइम जो ना वो अकर हो सकती है। तो जो अगर हम देखें कि MTTF है वो आपका ये डिफाइन करता है कि फर्स्ट फेलियर पे कितना टाइम लगा, आई मीन मीन टाइम टू फेलियर, सिस्टम कितनी देर बाद फेल हुआ। और MTTD जो है वो डिफाइन करता है कि मीन टाइम टू डिटेक्शन क्या है, जब सिस्टम फेल हो गया तो हमें कितना टाइम लगा कि हमने इस सिस्टम की फेलियर की को डिटेक्ट किया। इसके बाद है MTTR, जब हमने डिटेक्शन के बाद ना उसको रिपेयर करने की कोशिश की, उसको रिपेयर किया, उसको फिक्स करने की या उसके बग्स को रिमूव करने की कोशिश की तो कितना टाइम लगा, इसको हम MTTR से जो ना एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह से फिर MTBF है जो कि मेन टाइम बिटवीन फेलियर है, तो वो F1 और F2 के दरमियान बेसिकली का दरमियानी पीरियड होता है। इस हवाले से हम देखें तो MTBF जो ना वो सिंपली इज सम ऑफ MTTD, MTTR और MTTF का, जो कि बुनियादी तौर पे डिटेक्शन, रिपेयर और फेलियर का सेकेंड फेलियर का जो ना वो टाइम होता है, या किसी भी सिस्टम को फेल होने में जितना टाइम लगता है वो उसके अंदर उसको शामिल किया जाता है। तो अब देखिए तो वो रिपेयर रेट है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल रिपेयर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ फेल्ड कंपोनेंट पर यूनिट टाइम, और जिसको हम म्यू से जो ना वो डिनोट करते हैं। ये यूजुअली MTTR का जो ना वो इन्वर्स होता है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई MTTR जो ना रिपेयर रेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जो मीन टाइम टू फेलियर है ये बुनियादी पे टोटल फंक्शनल आवर्स डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट्स जो ना वो होता है। दिस इज़ ए एवरेज टाइम ड्यूरेशन बिफोर ए नॉन रिपेयरेबल सिस्टम कंपोनेंट फेल्स। और इस तरह से अगर MTBF के बारे में बात करें तो जैसे हमने पहले भी बात की, इस ड्यूरेशन बिटवीन द टू फेलियर्स, तो टोटल फंक्शनल आवर्स और डिवाइडेड बाय टोटल फेलियर्स एंड इट इज 1 डिवाइडेड बाय द फेलियर रेट। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इसको हम फर्दर कह सकते हैं कि MTBD इज इक्वल टू MTTF प्लस MTTR। और इसी तरह से द एवरेज टाइम ड्यूरेशन टू फिक्स फेल्ड कंपोनेंट एंड रिटर्न टू ऑपरेशनल लाइफ, दिस इज नोन एज MTTR। ये इसमें जो ना वो जो अलर्ट्स का टाइम होता है और ट्रबल शूटिंग का टाइम होता है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। तो MTTR बेसिकली इज द रेशियो बिटवीन द टोटल मेंटेनेंस आवर्स डिवाइडेड बाय द टोटल रिपेयर्स एंड इट इज आल्सो इक्वल टू 1 बाय म्यू। मीन टाइम टू डिटेक्शन में देखें तो दिस इज द टोटल आवर्स ऑफ इंसिडेंट डिटेक्शन और टोटल इंसिडेंट्स, ये जो है ना हमारे पास MTTD की कैलकुलेशन जो ना वो प्रोवाइड कर देगा। अवेलेबिलिटी जो ना डिटरमाइंस द इंस्टेंटेनियस परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपोनेंट एट अ गिवन टाइम बेस्ड ऑन द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन इट्स फेलियर्स एंड रिकवरी, एंड विच इज डिफाइंड एज MTBF डिवाइडेड बाय MTBF प्लस MTTR। प्रैक्टिकल सिस्टम्स में या प्रैक्टिकल IT सिस्टम्स में क्या कंसर्न्स होते हैं या उसमें हम रिलायबिलिटी को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि IT सिस्टम्स जो ना वो एक मल्टी कंपोनेंट सिस्टम होता है, इसके हमने डिफरेंट कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट्स को देखा कि जिसमें कंप्यूटिंग मशीन्स हैं, नेटवर्क्स हैं, प्रोसेसेस हैं,
और इसके अलावा दूसरे कंपोनेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो अगर हम जब सिस्टम की एज ए ओवरऑल रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें कुछ सिस्टम्स जो है ना वो आपस में पैरेलल काम कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HRMS की अगर सर्विस है और एप्पल फाइनेंस की एप्लीकेशंस हैं, तो बेसिकली जो ना दो डिफरेंट सर्विसेज हैं जो दो डिफरेंट मशीन्स के ऊपर रन कर रही हो सकती हैं। तो ये बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस ओवरऑल IT सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे अगर हम नेटवर्क को ले लें और जो ना वो अपनी सर्वर मशीन्स को ले लें, तो ये तो बुनियादी तौर पे जो है ना वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड होती हैं कि दोनों नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए हम जो है ना वो सर्विसेज को एक्सेस करते हैं सर्वर्स के ऊपर। तो इस लिहाज से ये एक सीरीज़ में कनेक्टेड सिस्टम का जो ना वो पार्ट बन जाता है। हमें जो ना ये दोनों सिनेरियोज प्रैक्टिकल लाइफ में जो ना मिल सकते हैं मिलते हैं। बल्कि कई सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि हमारे पास हाइब्रिड जो ना वो सिस्टम्स होते हैं जिसमें कुछ सिस्टम्स है ना वो सिस्टम के कंपोनेंट्स ना पैरेलल में काम कर रहे होते हैं और कुछ जो है ना वो सिस्टम के कंपोनेंट्स है ना वो सीरीज़ में काम कर रहे होते हैं। सीरीज़ में काम करने का मतलब ये है कि वन ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस द वर्किंग स्टेट ऑफ द अनदर सिस्टम। जबकि पैरेलल सिस्टम्स में ये होता है कि अगर एक सिस्टम काम कर रहा है तो अगर दूसरा फेल भी हो जाता है तो दैट डजंट अफेक्ट बट लेकिन उसमें रिलायबिलिटी ओवरऑल सिस्टम की जो ना वो ऑर्गेनाइजेशन में उसके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, इसको हम फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हमने एक कंप्यूटर मशीन की जब बात करते हैं तो उसमें भी बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी रिलायबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हम ओवरऑल IT सिस्टम जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसके मतलब जो ना इस हवाले से बात कर रहे थे। अब ये है कि हमने सीरीज़ में जो सिस्टम्स होते हैं यानी कि ऐसे सिस्टम जिसकी डिपेंडेबिलिटी जिनकी रिलायबिलिटी जो आपस में जो है डिपेंडेंट होते हैं, आई मीन के वो आपस में कनेक्टेड इस तरह से होते हैं कि एक सही काम कर रहा होगा तो ही दूसरा काम करेगा। जैसे कि अगर नेटवर्क एक्सेस नेटवर्क है या वाईफाई एक्सेस राउटर है, अगर वाईफाई एक्सेस राउटर है तो यूज़र्स जो ना वो नेटवर्क को एक्सेस कर सकेंगे, नेटवर्क को एक्सेस कर सकेंगे तो सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। तो इस हवाले से जो ना ये सिस्टम जो ना आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो यानी कि दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज़ पैटर्न। इस सूरत में ये होता है कि हम ये देख लेते हैं कि कितने कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के या कितने सिस्टम्स हैं जो कि इस तरह से आपस में डिपेंडेंट हैं। तो उनकी जो फेलियर रेट होता है वो हम किस तरह से जो ना डिटरमाइन करते हैं। तो ये रेट जो है ना वो बेसिकली हम सिंपली जो ना सब सिस्टम्स का जो फेलियर रेट है उसको जमा कर लेते हैं और जो ओवरऑल होता है ओवरऑल जो इसका सम होता है उसको हम सिस्टम का जो ना वो फेलियर रेट से जो ना उसको जो ना वो असाइन कर देते हैं। इसी तरह से जो पैरेलल में सिस्टम्स होते हैं उनमें जो MTTF होता है वो भी इस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, लेकिन इस सूरत में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम्स ना वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो उनमें जो MTTF है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि हम उसकी 1 डिवाइडेड बाई दी फेलियर रेट के साथ जो ना उसकी समेशन कर लेते हैं। जबकि हाइब्रिड सिस्टम्स में ये दोनों का आपस में कम्बिनेशन होता है कि सीरीज़ में भी सिस्टम्स हो सकते हैं और पैरेलल में भी हो सकते हैं। अब अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी में भी कुछ इसी तरह के जो ना वो कंसर्न्स जो ना वो होते हैं कि अगर हम जो ना वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी हमारे पास जो ना वो गिवन है, तो हम ओवरऑल सिस्टम की जो ना वो किस तरह से डिपेंडेंट सिस्टम्स की किस तरह से हम जो ना रिलायबिलिटी मालूम कर सकते हैं, और या फिर ये है कि अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका कैसे किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे द प्रिंसिपल इज सेम। आप उसी तरह से जैसे आपके पास इंडिविजुअल सिस्टम्स की मौजूद है रिलायबिलिटी, तो उस वो फिर आप जो ना या अवेलेबिलिटी तो आप एट ए गिवन टाइम तो फिर उनको आप सम कर लेते हैं फॉर ऑल दी सिस्टम्स।
इसी तरह से जो पैरेलल सिस्टम्स होते हैं उनमें भी इसी तरह से आप समेशंस कर लेते हैं, जबकि हाइब्रिड सिस्टम्स में आप इसका एक कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो it's important to note a few caveats regarding these incident metrics and associated reliability and availability calculations. एक तो ये है कि मैट्रिक्स में भी परसीव्ड इन रिलेटिव टर्म्स, यानी कि ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको जो ना वो हमें जो नोट करना चाहिए, क्योंकि फेलियर में भी डिफाइंड इन डिफरेंटली फॉर द सेम कंपोनेंट्स इन डिफरेंट एप्लीकेशंस, यूज केसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक चीज़ है कि जो फेलियर है वो हार्डवेयर सिस्टम्स में डिफरेंट तरह से जो ना वो डिफाइन की जाती है, ऐप सर्विसेज में डिफरेंट हो सकती है, फिर ये है कि किसी डिफरेंट किस्म की सर्विसेज में भी वो डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह से जो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स सच एज MTTF, MTTR, MTBF और MTTR एवरेज ऑब्जर्व्ड इन एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स, these measurements may not hold consistently in real world applications। तो ये जो बातें जो ना वो सही हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशंस के दौरान या स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, स्पेशल कंडीशंस के अंदर चूँकि हमारी ये सारी की सारी मेजरमेंट्स होती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस should therefore map system reliability and availability calculations to business value and end user experience। This is very important। I mean कि आपकी बुनियाद पर रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी की जो एस्टिमेट्स हैं वो बुनियादों पे आपके बिजनेस वैल्यू और यूज़र एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए। और फिर डिसीजन में रिक्वायर स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ्स, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। यानी कि अगर आप जब रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो इसमें कॉस्ट भी आ जाती है, परफॉर्मेंस भी आ जाती है और सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी आ जाते हैं। सो डिसीजन में रिक्वायर स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ्स विद कॉस्ट, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड decision makers will need to ask questions beyond the system dependability metrics and specifications followed by the IT departments। तो ये हमने जो आज देखा है कि अपने तौर पे डिफरेंट जो मल्टी कंपोनेंट सिस्टम्स होते हैं उसमें हम रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी किस तरह से डिटरमाइन करते हैं और उनके क्या इश्यूज या कैवेट्स होते हैं। तो थैंक यू। कॉमन टास्क्स, तो अब आइए देखते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम और नेटवर्क की एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से आमतौर पे कॉमन टास्क्स या एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म की जाती हैं। तो अगर हम इससे पहले थोड़ा सा IT सिस्टम के कंपोनेंट्स को रिव्यू कर लें तो इसमें जो ना वो हम जो ना सर्विसेज होती हैं, कंप्यूटिंग मशीन्स, नेटवर्क, प्रोसेसेस, सॉफ्टवेयर्स और यूज़र्स, इन सब से मिलके बुनियादी तौर पे एक IT सिस्टम जो है ना वो बनता है। अगर हम देखें तो जो प्रोसेसेस होते हैं वो तकरीबन सारे कंपोनेंट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि यूज़र से लेके सर्विसेज की कॉन्फ़िगरेशन और उनकी प्रोविजनिंग, कंप्यूटिंग मशीन्स की इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह, और इसी तरह से नेटवर्क के कंपोनेंट्स की इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग वगैरह सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। तो अगर हम कॉमन टास्क्स देख लें तो एक जो आमतौर पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स या सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है ना परफॉर्म करते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहले तो ये है कि प्लानिंग एंड डिज़ाइन और दूसरा है रूटीन टास्क। प्लानिंग एंड डिज़ाइन में ये होता है कि बुनियादी तौर पे जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना नेटवर्क या कोई प्लान कोई सेटअप करना चाह रही है तो उसमें जो ना वो ये रिक्वायर्ड होता है कि जो IT सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होगा, उसकी फिज़िकल प्लानिंग क्या होगी, कहाँ पे जो ना सर्वर्स इंस्टॉल होंगे, किस तरह से पावर की रिक्वायरमेंट्स किस तरह से होंगी, और इस तरह पावर की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, पावर कूलिंग किस तरह से होगी, IP एड्रेसिंग स्कीम क्या होगी, लेयर 2 का डिज़ाइन कैसा होगा, और इंटरनेट से कनेक्टिविटी क्या होगी, क्या हमारी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट्स हैं कि नहीं है, क्या हमें ईमेल सर्वर चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या हमें क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हमारी जो वैन की कैपेसिटी होगी वो किस तरह से होगी, क्या हमारी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो आपस में कनेक्ट करेंगी, अगर वो कनेक्ट करेंगी तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, हम क्या करेंगे। तो ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्लानिंग एंड फिज़िकल डिज़ाइन। इन चीज़ों के मतलब जो ना वो डिटेल से डिस्कशन इस कोर्स के अंदर शामिल है। दूसरे जो है ना वो हैं रूटीन टास्क्स। ये बुनियादी तौर पे वो रूटीन टास्क हैं जो यूजुअली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स जो ना परफॉर्म करते हैं, हम एक रूटीन में जो ना ये परफॉर्म करते हैं। इनको अगर हम देखें तो बेसिकली हम 9 सब कैटेगरीज में जो ना वो
क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें यूज़र मैनेजमेंट, हार्डवेयर बैकअप हार्डवेयर मैनेजमेंट, बैकअप मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ट्रबल शूटिंग, सिस्टम मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योर यूज़र असिस्टेंस और कम्युनिकेशंस वगैरह इसमें शामिल हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो रूटीन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं वो बुनियादी तौर पे क्या होते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें हमें जनरली उसमें कंसिडर किया जाता है। तो इस हवाले से हम सबसे पहले अगर देखें तो यूज़र मैनेजमेंट जो है ना वो बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो तीन मेजर जो है ना उसमें एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि एक यूज़र को एक नया यूज़र है उसको ऐड किया जाए, और नेम स्पेस मैनेजमेंट की नेम स्पेस क्या होती हैं, उनके यूज़र डोमेन्स वगैरह क्या होंगे, और इसी तरह से यूज़र्स के रिमूवल वगैरह यानी कि यूज़र्स को सिस्टम में से रिमूव किया जाए। अब ये है कि जब हम जो ना वो यूज़र्स को ऐड कर रहे होते हैं, तो यूज़र्स को जब ऐड कर रहे होते हैं तो इसमें जो कॉमन कंसर्न्स होते हैं कि हमें एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। आमतौर पे यूज़र जो है ना वो अगर तो आइसोलेटेड सिस्टम्स हैं और उसमें जो ना वो हमें उस यूज़र को डिफरेंट सिस्टम्स का एक सब कंपोनेंट्स का पार्ट बनाना पड़ेगा, तो हम या तो मैनुअली करें या फिर ये है कि उस जो सारी पॉलिसीज़ को कंसिस्टेंट रखने के लिए हम कोई ऑटोमेशन कर लें, या तो हम कॉपी कर लें सारी पॉलिसीज़ को ताकि कंसिस्टेंसी रहे, या फिर जो ना उसको ऑटोमेट कर सकते हैं वाया स्क्रिप्ट्स या अदर मीन्स ऑफ ऑटोमेशन। इसी तरह से हर यूज़र की जो ना वो हर टाइप ऑफ यूज़र्स की जो ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र्स की डिफरेंट स्टार्टअप फाइल्स होती हैं। कुछ स्टार्टअप पे जो ना वो कॉन्फ़िगरेशंस या पॉलिसी सेट करनी होती हैं, तो उनकी इंस्टॉलेशन उनकी एडिशन भी इसके अंदर शामिल है। तो नेम स्पेस में है कि यूज़र नेम्स किस तरह से होंगे, उसकी आईडीज़ क्या होंगी, फिर जो सिक्योरिटी आइडेंटिफायर होता है, एसएसआई आइडेंटिफायर होता है, वो क्या उसका क्या स्कोप होगा, और क्या वो मल्टीपल नेम स्पेसेस होनी चाहिए या एक ही होनी चाहिए। फिर ये कि रिमूवल में भी वही तकरीबन कंसर्न्स आते हैं जो हमने एडिंग यूज़र्स में के वक्त थे। अगर हमने नया यूज़र ऐड करना है और अगर हमने उसको रिमूव करना है तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि हमारी जो रिमूवल है तो उसका मतलब है कि वो यूज़र जिसको हम रिमूव कर रहे हैं वो आईटी सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स में इसको रिमूव हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे तो रिमूव कर दिया लेकिन दूसरे एप्लीकेशंस पे वो यूज़र स्टिल एग्जिस्ट करता है। तो इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए ऑटोमेशन को भी यूज़ किया जा सकता है, और अगर यूज़र्स के मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं तो उनको भी देखा जा सकता है, सब अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट भी जो ना वो लाया जा सकता है। इसके बाद जो ना हार्डवेयर मैनेजमेंट अगर हम उसमें देखें तो यूजुअली ये होता है कि हमें हार्डवेयर को ऐड और रिमूव करना पड़ता है। किसी वर्किंग सिस्टम के अंदर भी जो ना वो नए हार्डवेयर को ऐड करना पड़ सकता है, उसको रिमूव करना पड़ सकता है। फिर उसकी परचेजिंग होती है, कैपेसिटी प्लानिंग होती है, डाटा सेंटर की मैनेजमेंट होती है और वर्चुअलाइजेशन है। अब जो एडिंग और रिमूविंग में है कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन, केबलिंग वगैरह उसके जो ना चीज़ें शामिल होती हैं, जबकि परचेजिंग में हमें एवेल्यूएशन और उसकी परचेज सर्वर्स की और अदर हार्डवेयर की उसकी एवेल्यूएशन भी करनी पड़ती है। कैपेसिटी प्लानिंग में हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितने सर्वर्स होंगे और उनकी बैंडविड्थ और स्टोरेज वगैरह क्या होगी। इसी तरह से जो डाटा सेंटर में रैक्स कितने होंगे, पावर की रिक्वायरमेंट क्या है, कूलिंग की रिक्वायरमेंट क्या है और फायर अलार्म वगैरह और दूसरे जो फिज़िकल सिक्योरिटी के मैकेनिज्म हैं वो कैसे होंगे। इसी तरह से ये है कि हमें क्या फ़िज़िकल सर्वर्स जो ना वो डिप्लॉय करने पड़ेंगे किसी सर्विस के लिए, या फिर हम वर्चुअल सर्वर्स को यूज़ कर सकते हैं। बैकअप्स में अगर हमारे पास जो ना वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बैकअप स्ट्रेटजी और पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, मॉनिटरिंग बैकअप किस तरह से होनी चाहिए, और उसकी जो ना रिस्टोरेशन जो ना वो बैकअप्स की ऐसे होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि बैकअप स्ट्रेटजी और पॉलिसी में स्केड्यूलिंग व्हेन एंड हाउ ऑफन, यानी कि कितनी बार जो ना वो कब बैकअप होना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, और इसकी कैपेसिटी प्लानिंग यानी कि ऑफ कोर्स उसके लिए स्टोरेज चाहिए, या ऑन साइट किया जा सकता है या ऑफ साइट होना चाहिए। इसी तरह से मॉनिटरिंग बैकअप्स में है कि लॉग्स को चेक किया जाए और मीडिया को वेरीफाई किया जाए कि बैकअप सही था। इसके बाद जो ना वो जब उसको रिस्टोर करना है तो क्या हमें ऑन डिमांड रिस्टोरेशन करनी है या कोई पर्टिकुलर ऑटोमेटेड रिस्टोर्स भी जो ना अप्लाई किए जा सकते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में ऑटोमेटेड और कंसिस्टेंट ओएस इंस्टॉलेशन होती है।
शामिल हो सकती है। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स भी हो सकती है, जो कि डिफरेंट जिसमें पैकेजेस भी हो सकते हैं और एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। मैनेजिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस, पैचिंग एंड अपडेटिंग, ये भी उसमें आ जाती है। उसमें एक ऑटोमेटेड कंसिस्टेंट ओएस इंस्टॉल्स में एक डेस्कटॉप वर्सेस सर्वर ओएस इमेज, उसकी हमें ज़रूरियात को देखना पड़ेगा, उसकी नीड्स को और उसकी फीचर्स को देखना पड़ेगा। और जो इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर में कि कहाँ से परचेज़ किया जाए, क्या ओपन सोर्स यूज़ किया जाए या कौन सी बिल्ड वर्जन जो है वो यूज़ की जाए। फिर इस तरह मल्टीपल वर्जन्स भी उसमें आ सकते हैं पैकेजेस के, उनकी मैनेजमेंट भी एक कंसर्न होता है, इसको देखना होता है। और मैनेजिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस में देखें कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, यानी कि जो डिफरेंट हॉस्ट हैं क्या क्या उसके ऊपर कोई बंदा जाके फिजिकली 1 बाय 1 इंस्टॉल करेगा या उसको किसी सिस्टम के ज़रिए से डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। पैचिंग और अपडेटिंग, अब हमें पता होना चाहिए कि हम सिस्टम्स को कब पैच करना है, कोई इश्यूज़ हैं, कोई अपडेट करना है या अपडेट्स और अपग्रेड्स, ये इनके प्रोसेसेस कैसे होंगे, किस वक्त चाहिए या नहीं चाहिए, अपडेट्स या अपग्रेड्स के क्या कंसर्न्स हैं, ये नॉर्मली हमें देखना पड़ता है। ट्रबल शूटिंग में ये है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है, ट्रैकिंग एंड विजिबिलिटी होती है उसको, और फाइंडिंग द रूट काजेज ऑफ द प्रॉब्लम। इस पर अगर हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में देखें तो बाय यूज़र नोटिफिकेशन, यानी कि अगर यूज़र आपको बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो देन यू गो एंड चेक द सिस्टम और उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। बाय लॉग फाइल्स, हम उसमें यानी कि लॉग फाइल्स भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, रादर देन वेटिंग फॉर द यूज़र टू नोटिफाई या सेंड एन ईमेल और गिव अस अ कॉल, हम उसमें कहते हैं अच्छा जी अब हम जना खुद भी उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब ये कि इंश्योर यूज़र नो यू आर वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर एक यूज़र ने आपको प्रॉब्लम के मतलब बताया है और यू आर वर्किंग तो ना वो टाइम ले रही है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो आपको कम से कम यूज़र को ये बताना चाहिए और उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। प्रोवाइड एस्टिमेटेड टाइम, यानी कि आप ये भी यूज़र्स को ये भी बताएं कि ये प्रॉब्लम बाय व्हाट टाइम इसको जो ना वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद ये है कि फाइंडिंग द रूट काज ऑफ द प्रॉब्लम में है कि प्रोवाइड टेम्प्रेरी सोल्यूशन इफ नेसेसरी, यानी कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसका कोई टेम्प्रेरी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें और सॉल्व द रूट प्रॉब्लम ऑन परमानेंटली बेसिस, यानी कि अगर आपके को परमानेंट बेसिकली तो किसी प्रॉब्लम का जो ना वो आपके पास परमानेंट सोल्यूशन जो ना देना चाहिए, लेकिन अगर परमानेंट सोल्यूशन नहीं तो कम से कम टेम्प्रेरी सोल्यूशन उसका ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए। सिस्टम मॉनिटरिंग में ये है कि ऑटोमेटिक आप सिस्टम्स को ऑटोमेटिकली मॉनिटर करना चाहिए, इसके लिए और प्रोवाइड्स डेटा फॉर कैपेसिटी प्लानिंग। इसमें यह है कि आप ये देखें कि क्या चीज़ें मॉनिटर करनी चाहिए। उसमें एक डिस्क फुल के नोटिफिकेशंस देखें, एरर लॉग्स देखें, सिक्योरिटी के वायलेशंस देखें, सिक्योरिटी की कन्फॉर्मेंसेस देखें और सीपीयू, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क की परफॉर्मेंस देखें, बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन देखें और पैटर्न्स देखिए कि यूज़र कैसे यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम कैपेसिटी प्लानिंग की बात करें तो उसमें ये कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल रिसोर्सेज है कंप्यूटेशन के या नेटवर्क के, क्या वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, और क्या हमें नए सिस्टम्स या नई बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने क्लाउड सर्विसेज यूज़ की हैं तो हमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो ना वो अलाउड होते हैं, तो क्या वो यूज़र्स की लिमिट जो ना वो एक्सीड तो नहीं करेगी। तो ये चीज़ें जो ना हमें जो ना वो बुनियादी पे ज़रूरत पड़ती है जब हमने किसी इस एक्सटेंशन की या अपग्रेडेशन की अप्रूवल लेनी होती है मैनेजमेंट से, क्योंकि हर अप्रूवल के लिए या न्यू इंस्टॉलेशन के लिए या एक्सटेंशन के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो पैसों की ज़रूरत जो ना वो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइडेड। फिर ये कि हेल्पिंग यूजर्स, हाउ आर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्प द यूजर्स बाय request tracking system, user documentation and training, schedule and communicating downtimes। सबसे पहली बात ये है कि ensure that you don't forget the problems। आपको एक प्रॉब्लम जो ना वो कम्युनिकेट की जाती है, आइडेंटिफाई की है, तो आप उसको forget नहीं कर देना। I mean you have to consider it and solve it। Ensure users know you are working on their problem। ये हमने पहले भी बात की है। Reduce interruptions, status queries। लेट्स मैनेजमेंट नो व्हाट यू हैव डन। इसका मतलब ये है कि जब आपने एक प्रॉब्लम आई थी, आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसके ऊपर टाइम लगाया है, उसको ट्रबल शूट किया है और अपने उसको कंप्लीट कर लिया, तो लेट द मैनेजमेंट टू नो। यूज़र को तो पता लग ही जाएगा, लेकिन जो आपकी मैनेजमेंट है उसको भी पता होना चाहिए कि आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। फिर ये है कि जो आपके जो ये जितने भी सोल्यूशन की प्रोसीजर्स हैं
ऑपरेशन है, इसका जो ना एक कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होनी चाहिए, जो कि डिफ़ाइन करें कि अच्छा जी प्रॉब्लम कैसे रिपोर्ट की जाएगी और उसको कैसे कितना टाइम लगेगा और कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसकी कंसिक्वेंसेस क्या होंगी। फिर ये है कि आप जब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सिस्टम को जो ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी और पर्पज़ के लिए आपने उसको बंद करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि अच्छा जी कौन-कौन से सिस्टम या कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स जो है अफेक्टेड होंगी, कौन-कौन से सर्विसेज अफेक्टेड होंगी। क्या ईमेल सर्विस अवेलेबल नहीं होगी, या फिर एचआरएमएस एक्सेसिबल नहीं होगा, फिर या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेसिबल नहीं होगा, या एग्ज़ाम हमें पोस्टपोन करने पड़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये रिलेटेड है डाउन टाइम्स के साथ। तो डाउन टाइम की मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, यूजुअली जिसमें जो डाउन टाइम्स जिसमें एक्सटर्नल क्लाइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ये आमतौर पे कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि कितने जो ना वो कितनी देर के लिए सिस्टम्स बंद रहेंगे और इसकी कॉस्ट कितनी होगी। फिर कम्युनिकेट में अगर हम ये देखें कि आपने कम्युनिकेट किस किस से करना है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स में, कस्टमर्स से और मैनेजर से। कस्टमर्स से मुराद ये है कि आपके जो ना इंटरनल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। इंटरनल क्लाइंट्स ये कि जो आपके यूज़र हैं, जो डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर बैठे हुए अपने रूटीन के टास्क कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो आपके कस्टमर्स वो। और इसके अलावा एक्सटर्नल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। तो ये है कि कीप कस्टमर अप्रेज ऑफ प्रोसेस, यानी कि कस्टमर्स को आप अप्रेज करें व्हेन यू आर स्टार्टेड वर्किंग ऑन रिक्वेस्ट विद ETA। यानी कि जब आपने एक रिक्वेस्ट के जो ना रिक्वेस्ट पे काम करना शुरू किया है, तो उसका एस्टिमेटेड टाइम भी आप डिफाइन करें। व्हेन यू मेक प्रोग्रेस नीड फीडबैक, और व्हेन यू आर फिनिश्ड, इसका मतलब है कि बेसिकली कस्टमर्स को इन सूरत में इन्फॉर्म रखें। कम्युनिकेट सिस्टम स्टेटस, ये कि कस्टमर्स को या एम्प्लॉयज़ को जिसने प्रॉब्लम जो ना रिपोर्ट की है, उसने ये बताते रहें कि भाई आप टाइम क्या है, स्केड्यूल डाउन टाइम्स क्या है और फेलियर्स क्या हैं। और उनसे अगर प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम ले रही है, कोई टास्क या कोई परफॉर्म, वो जो ना टाइम लेगा, तो उसमें आप यूज़र्स को इन्फॉर्म भी रखें, क्लाइंट्स या कस्टमर्स को इन्फॉर्म रखें। तो इसके अलावा है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपना रूटीन का काम कर रहे हैं, बट नो वन नोज यू। एवरीबॉडी कंसिडर दैट सिस्टम्स आर रनिंग ऑटोमेटिकली एंड नो वन इज़ बिहाइंड देम। लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर कोई सिस्टम जो ना वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रन कर रहा होता है, तो उसके पीछे कुछ लोगों का हाथ होता है। और वो लोग कौन होते हैं? वो आमतौर पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स ही होते हैं। IT सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो अगर सिस्टम जो ना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो इसका सारे का सारा क्रेडिट्स जो ना वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ पे जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर्स ही एफिशिएंटली रन कर रहे हैं, बट दे हैव डिसाइडेड व्हाट शुड बी द राइट आर्किटेक्चर, हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच काइंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो किस तरह की जो ना वो हमें सिक्योरिटी का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म चाहिए, वो रिसोर्सेज कितने थे, क्या हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत थी कि नहीं थी। ऐसा तो नहीं है कि एक आपने एक्टिविटी स्केड्यूल की हुई थी, तो वो इफेक्टिवली जो ना वो जब वो राइट टाइम के ऊपर आपको चाहिए थी तो वो बंद हो गया। तो अगर ये सारा कुछ नहीं हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इन सब के पीछे बुनियादी तौर पे आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो कि मेक श्योर करते हैं कि ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड एंड सॉल्व्ड एट द राइट टाइम। थैंक यू वेरी मच।